देखें जी, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। अगर मैं एक सैंपल लेता हूं एटम्स का, एक सैंपल ले लिए छोटा सा, सपोज मेरे पास जस्ट 5 एटम्स हैं सॉलिड्स के अंदर। चैप्टर हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये माइंड में रखिएगा। हम लिक्विड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम गैसेस के बारे में नहीं पढ़ रहे, सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड्स में सपोज मेरे पास एक सॉलिड का सैंपल है, उसमें टोटल 5 एटम्स हैं। अब वो 5 एटम्स हैं सॉलिड में, आपको पता है कि एटम्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। गैसेस में तो आइसोलेटेड होते हैं ऑलमोस्ट, ज़ाहिर है बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड्स में भी सॉलिड्स की निस्बत उनमें डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सॉलिड्स में एटम्स बिल्कुल पैक्ड फॉर्म में होते हैं। अब जबकि एटम्स पैक्ड फॉर्म में, अब जबकि एटम्स इतने करीब करीब हैं, तो अब होगा क्या। अगर मेरे पास 5 एटम्स हैं सॉलिड के सैंपल में, तो उन 5 एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं, उन 5 एटम्स के जो शेल्स हैं, सिंपल एनर्जी लेवल्स मीन शेल्स, तो उन 5 एटम्स के जो शेल्स हैं वो एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे। सुपरपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना इसमें, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स था वो, वेव्स की सुपरपोजिशन थी जिसकी 3 फर्दर यस टाइप्स सर। थी, जिसमें 3 फर्दर टाइप्स थी सुपरपोजिशन की। इंटरफेरेंस थी, बीट्स थी और स्टेशनरी वेव्स थी। वो तो वेव्स की सुपरपोजिशन थी। इसी तरह अब इस केस में एटम्स आपस में सुपरपोज करेंगे, और एटम्स की सुपरपोजिशन के नतीजे में होगा क्या, क्योंकि बहुत करीब करीब है एटम्स पैक्ड फॉर्म में, तो होगा क्या कि वो एटम्स जो हैं उनके एनर्जी लेवल्स एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे, और उस सुपरपोजिशन के नतीजे में हमें मिलेंगे एनर्जी लेवल्स नहीं, अब मिलेंगे एनर्जी बैंड्स। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक, ये है न्यूक्लियस, और ये है मेरे पास पहला लेवल। जस्ट मैं एक लेवल ही ड्रॉ कर देता हूँ हर एटम का। इसी तरह ये दूसरा एटम, ये इसका एनर्जी लेवल आ गया। ये आ गया तीसरा एटम, इसी तरह ये इसका एनर्जी लेवल आ गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। बस इसी तरह दो और समझने, चलो अच्छा ड्रॉ कर ही देता हूँ। अब ये आ गया चौथा एटम, और ये आगे इसके एनर्जी लेवल्स। ये आ गया पांचवा एटम, और ये आ गया इसका एनर्जी लेवल। जस्ट एक एक एनर्जी लेवल में शो कर रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक होगा। अब होगा क्या, अब सॉलिड्स में क्योंकि एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं पैक्ड फॉर्म में, तो उस पैकिंग की वजह से क्या होगा कि इनके एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी लेवल सुपरपोज करेंगे, और इस सुपरपोजिशन के नतीजे में हमें मिलेगा एक ही सिंगल एनर्जी बैंड। दैट विल बी कॉल्ड एनर्जी बैंड। बैंड मींस आपको पता है बैंड पट्टी, एनर्जी बैंड। अब इस सिंगल एनर्जी बैंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जाहिर सी बात है 5 एटम्स मिले हैं ना, और हर एटम के एक एक एनर्जी लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल 5 मिले हैं, तो टोटल अब इस एनर्जी बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जरा 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो होगा ऐसे एटम्स की, ऐसे एटम्स की सुपरपोजिशन के जिन एटम का सिर्फ एक एक ही शेल था, उनका फर्स्ट शेल ही उनका आखिरी शेल था, यानी के शेल था, सबका के शेल था। तो जब सबका के शेल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी बैंड हमें मिला है, दिस इज के एनर्जी बैंड, दिस इज के एनर्जी बैंड, के एनर्जी बैंड। आगे समझ बात की। अच्छा, अब अगर इसी तरह अगेन 5 एटम्स मिलते हैं, और हर एटम के टोटल दो दो शेल्स हैं, तो अब कितने एनर्जी बैंड मिलेंगे, डेफिनेटली अब 2 एनर्जी बैंड्स मिलेंगे। ठीक हो गया। अगर अगर उनके दो दो शेल्स हैं तो हमें 2 एनर्जी बैंड्स मिलेंगे। लाइक ये है हमारे पास एटम का न्यूक्लियस, ये है उसका फर्स्ट शेल, अब मैं इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा, ये है सेकंड शेल। तो अब एनर्जी बैंड के एंड एल, तो अब कितने एनर्जी बैंड मिलेंगे, अब 2 एनर्जी बैंड मिलेंगे। दिस इज एल बैंड एंड दिस इज के बैंड। आपको पता है कि के शेल जो है फर्स्ट शेल होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो जब उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो फिर डायग्राम के फॉर्म में जब हम ड्रॉ करेंगे तो के बैंड को नीचे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे के शेल नीचे है, तो के बैंड नीचे ड्रॉ होगा, एल बैंड उसके ऊपर ड्रॉ होगा, अप टू सोर। इस तरीके से डिफरेंट बैंड्स हमें मिलते चले जाएंगे। अब जो वैलेंस शेल्स के मिलने से जो बैंड हमें मिलेगा, वैलेंस शेल के मिलने से जो बैंड हमें मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड वैलेंस बैंड। ठीक हो गया। तो बैंड ऑब्टेन्ड
by superposition, band obtained by superposition of valence shells is called valence band। ठीक हो गया। वैलेंस शेल्स की सुपरपोजिशन से जो बैंड मिलेगा उसको वैलेंस बैंड कहा जाता है। वैलेंस बैंड से नेक्स्ट जो बैंड होता है उस बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। क्यों कहा जाता है अभी बता देता हूं। तो बैंड अबव देन वैलेंस बैंड is called कंडक्शन बैंड। उस बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। अब क्यों इसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है? सिंपल सी बात है, वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वैलेंस शेल है सपोज, अब इस वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाएगा कहां? ऊपर चला जाएगा। इससे ऊपर है क्या? जब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकल गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया ना। अब जबकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया तो इसका मतलब है अब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी पैदा हो चुकी है। क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी पैदा हो चुकी है और क्योंकि वो वैलेंस बैंड से ऊपर जा चुका है, अब क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है तो इसलिए वैलेंस बैंड से ऊपर का जो बैंड है जिसमें वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रह रहा है उस बैंड को कहा जाएगा कंडक्शन बैंड। क्लियर हो गया? यस सर एक बार फिर बता दें। वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वैलेंस शेल से निकलने के बाद वो किधर जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर पैदा हो चुकी है, इसलिए अब ऊपर जिस बैंड में वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन रह रहा है उस बैंड को फिर नाम दिया जाएगा कंडक्शन बैंड का। दैट्स द कंडक्शन बैंड। समझ आई बात की? यस सर। एनी प्रॉब्लम? सपोज करें, अब जगह तो मेरे पास खत्म हो चुकी है, चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। दिस इज के बैंड। देखिएगा जरा, सपोज ये हमारे पास है एक अदद कंडक्शन बैंड। दिस इज अवर कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड से नीचे कौन सा बैंड है? जाहिर है वैलेंस बैंड है। दिस इज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से ऊपर कंडक्शन बैंड। अब ये जो गैप है इन दोनों के दरमियान, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो गैप है, ये जो गैप है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान, इस गैप को कहा जाता है फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन एनर्जी गैप। इस बैंड को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा फोरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा, अब इसको फोरबिडन एनर्जी गैप क्यों कहा जाता है? वजह उसकी यही है, वही आपने जो बोहर थ्योरी पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री में पढ़ी है ना, अब इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे फिजिक्स में सेकंड लास्ट चैप्टर में। उस बोहर थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था कि दो शेल्स जो हैं, सपोज के शेल और एल शेल, उनके दरमियान का जो गैप है उस गैप में इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं रह सकते। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिर्फ वही वाले शेल्स अलाउड होते हैं, सिर्फ वही वाले शेल्स परमिसिबल होते हैं कि जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच कट का इंटीग्रल मल्टीपल है। जहां पे भी एंगुलर मोमेंटम एच कट का इंटीग्रल मल्टीपल है, इलेक्ट्रॉन वहां पे रह सकते हैं। जहां पे एच कट का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है उसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं रह सकता। अब ये बैंड कैसे बने हैं? ये भी तो शेल्स के मिलने से ही बने हैं ना। है तो ये भी बेसिकली शेल्स की कलेक्शन है। अगर 5 एटम थे मेरे पास तो ये 5 एटम के क्या लें? कंडक्शन शेल नाम दे दें उसको। 5 एटम के कंडक्शन शेल के मिलने से बना है। इसी तरह ये 5 एटम्स के वैलेंस शेल से मिलने से बना है। समझ आ गई बात की? तो है तो बेसिकली शेल्स की कलेक्शन ही है। तो जिस तरह दो शेल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता जहां पे एंगुलर मोमेंटम एच कट का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे ये जो गैप है, इस गैप के अंदर भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच कट का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। दैट्स वाई इस पूरे के पूरे गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता
इसलिए इस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप। ठीक होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम क्यों दिया? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जब कभी भी वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना है, इलेक्ट्रॉन ने अगर वैलेंस शेल से निकल के ऊपर भागना है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनना है, तो एनर्जी होगी तो भागेगा ना कुछ एनर्जी होगी तो वैलेंस शेल से एटम की न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर भागेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो यहां भी तो वही है, यहां भी तो वही है। अगर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाना चाहता है, कंडक्शन बैंड में वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, तो जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाना चाहता है तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, तभी वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को तोड़ेगा और इस गैप को क्रॉस करके ऊपर कंडक्शन बैंड में पहुंच सकेगा। तो इस गैप को क्रॉस करने के लिए क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई दिस गैप इज कॉल्ड एनर्जी गैप। आगे समझ? सो दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके। और यहां पे मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, सीबी लिख देता हूं मैं जस्ट, इन कंडक्शन बैंड सीबी। ठीक होगा। तो जब कंडक्शन बैंड में होगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। आगे समझ? फिर एक बात और भी लिख देता हूं कि ये जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे मैं लिख देता हूं कि वैलेंस बैंड वीबी लिख रहा हूं मैं जस्ट, वीबी वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड जो होगा या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। या तो ये कंप्लीटली फिल्ड है या फिर पार्शियली फिल्ड है, कभी भी ये एम्प्टी नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी एम्प्टी, नेवर बी एम्प्टी, ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी होगा या पार्शियली फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि वैलेंस बैंड से नीचे के जितने भी बैंड होंगे वो कैसे होंगे? हाँ जी, वैलेंस बैंड से नीचे के जो बैंड है वो किस तरह के होंगे? कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड होंगे। सारे के सारे वैलेंस बैंड से नीचे जितने भी बैंड हैं वो सारे कंप्लीटली फिल्ड होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वैलेंस शेल से नीचे के सारे शेल कैसे होते हैं, वैलेंस शेल से नीचे के सारे शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं ना, तो लिहाजा उससे नीचे के सारे बैंड भी तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। और दूसरा हमें पता है कि वैलेंस शेल से नीचे वाले शेल बॉन्डिंग में भी हिस्सा नहीं लेते, तो जब वो बॉन्डिंग में भी हिस्सा नहीं ले रहे और वैलेंस शेल से नीचे वाले शेल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज भी नहीं कर सक रहे, तो इसका क्या मतलब है? उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिक्स्ड रहेगी, वो आगे पीछे नहीं होगी, तो इसलिए वो हमेशा कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे। तो स्पेस नहीं है तो इधर मैं लिख देता हूं कि ऑल दी बैंड्स below than valence band, all the bands below than valence band, VB valence band, all the bands below than valence band are always completely filled, are always। अब यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ना ले आइएगा, ये ना कहें जी उनका तो आउटर मोस्ट से अंदर वाला शेल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, उन्हें साइड पे रखें इस वक्त। तो all the bands below than valence band are always completely filled। ठीक हो गया। अगर ट्रांजिशन को लाना है फिर मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी कंसिडर करना शुरू कर दूंगा, फिर उनका भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बस ये एक रूल है, इसको यहीं तक रहने दें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उठा के साइड पे रख दें, एफ ब्लॉक को भी साइड पे रख दें। यस, कोई मसला यहां तक? देखें, व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स, हाँ जी, क्या होते हैं कंडक्टर्स? जी, कंडक्टर्स की आज तक डेफिनेशन क्या की हुई थी? व्हाट आर कंडक्टर्स? वही वाली, that allow electricity and current to pass हाँ जी, through। the materials which conduct electricity, materials
which conduct electricity। ये तो सीधी सीधी डेफिनेशन है ना। अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। हाँ जी, क्यों कंडक्ट करते हैं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी किस बैंड में कंडक्ट होती है। कौन सा बैंड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सर कंडक्शन। कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इसका मतलब है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं कि जिनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स काफी तादाद में मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। तो क्या लिखेंगे कि these are the materials, these are the materials which have large number of electrons, large number of electrons in conduction band, कि जिनके कंडक्शन बैंड में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। आगे समझ बात की। तो अब आगे बैंड थ्योरी की टर्म में फर्दर, ये भी बैंड थ्योरी की टर्म में ही मैंने स्टेटमेंट लिखी है। अब फर्दर स्टेटमेंट्स लिखते हैं बैंड थ्योरी की टर्म में। तो देखें कंडक्टर्स के केस में जो फॉरबिडन गैप होता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान, सॉरी कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो फॉरबिडन गैप है वो कंडक्टर्स के केस में नेग्लेजिबल होता है। यानी मतलब ये हुआ कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से जंप करके ऊपर निकल जाते हैं। ठीक हो गया। तो क्या लिखेंगे कि दे हैव नेग्लेजिबल, बल्कि नेग्लेजिबल भी लिखने की जरूरत नहीं है, दे हैव ओवरलैप्ड फॉरबिडन गैप। इनका फॉरबिडन गैप जो है वो, ये मैंने क्या लिख दिया है, किधर दिमाग है सब मेरा। दे हैव ओवरलैप्ड वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इनके वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स जो होते हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक हो गया जी, कोई मसला यहां। देखें जी, अब इंसुलेटर्स कैसे होते हैं कि दे आर द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन, जरा इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इसका मतलब इनका कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो बैंड थ्योरी की टर्म में हम कैसे लिखेंगे, बैंड थ्योरी की टर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि दे हैव एम्प्टी कंडक्शन बैंड, दे हैव एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इनका कंडक्शन बैंड जो होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, दे हैव एम्प्टी कंडक्शन बैंड। क्योंकि इतने कम होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने कम होते हैं कि हम कह देते हैं कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर है। दैट्स व्हाई इनका कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। फिर दूसरी एक और बात कि इनका जो फॉरबिडन गैप होता है वो बहुत लार्ज होता है, यानी वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है वो बहुत लार्ज गैप होता है। ठीक हो गया। तो दे हैव लार्ज फॉरबिडन गैप, दे हैव लार्ज फॉरबिडन गैप। They have large forbidden gap of several electron volts, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, पता है आपको। तो इनका जो बैंड गैप होता है वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करके जाने के लिए
कई इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी मिलेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे और फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल होंगे। लेकिन वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने पे अच्छे खासे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो हमें क्या पड़ी हुई है, हमें क्या पड़ी हुई है कि इतने ज्यादा एक्सपेंसेस उस पर करके फिर उस इंसुलेटर को हम कंडक्टर में कन्वर्ट करें। तो जो नेचुरली कंडक्टर पाए जाते हैं हम उन्हें क्यों ना यूज कर लें। ठीक हो गया। तो काफी जो है ना फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो यहां पे लिख भी देता हूं, इसका मतलब क्या है, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये इट मींस सेवरल, कि मैंने सेवरल की स्पेलिंग क्या लिख दी है, सेवरल पता नहीं, देख लें, मुझे भी नहीं सही तरह आते हैं। इट मींस दैट सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is required to send electrons from valence to conduction band, from valence band to conduction band। हाँ जी, क्लियर हो गया जी? यस, एनी प्रॉब्लम? देखें सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जाहिर सी बात है इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान में पाई जाती हैं। यानी कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे लेकिन कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। तो दे आर बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अब अगर बैंड थ्योरी की टर्म में इनको डिफाइन करें, इनकी प्रॉपर्टीज को एग्जामिन करें, तो देखें जरा होगा क्या। कंडक्टर्स जो थे, कंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तादाद में पाए जा रहे थे। इंसुलेटर में क्या था, इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी था। यहां क्या होगा, यहां पे कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा। दे हैव पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, इनका कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है। अच्छा, जब कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है तो डेफिनेटली वैलेंस बैंड भी तो पार्शियली फिल्ड होगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जा किधर से ले रहे हैं, वैलेंस बैंड से ही तो जा रहे हैं। तो जब कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है तो इसका मतलब है वैलेंस बैंड से भी आधे इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं तो वो भी पार्शियली फिल्ड होगा। तो इसलिए दे हैव पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दूसरी एक और बात, हमें पता है कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करें तो उनकी कंडक्टिविटी में इजाफा होता जाता है। अब वो कंडक्टिविटी में इजाफा क्यों होता जाता है, क्योंकि इनका फॉरबिडन गैप बहुत नैरो होता है। बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तो दे हैव वेरी नैरो फॉरबिडन गैप ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये भी लिख देता हूं, ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी सिर्फ चंद इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। यह तो बात हो रही है रूम टेम्परेचर की। अगर एब्सोल्यूट जीरो की बात की जाए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना, ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अच्छा, अगर एब्सोल्यूट जीरो की बात की जाए तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इनका कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होगा, यानी ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट वर्डिंग में यही लिख दिया है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दे आर इंसुलेटर्स। यानी जैसे इंसुलेटर्स का कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है तो इसी तरह एब्सोल्यूट जीरो पे इनका भी कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। जिस तरह इंसुलेटर्स का वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, जरा कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो वैलेंस बैंड फिल्ड ही होना है, फिर सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वैलेंस बैंड में बैठे हुए। तो जिस तरह इनका वैलेंस बैंड फिल्ड होता है तो इसी तरह एब्सोल्यूट जीरो पे इनका भी फिर वैलेंस बैंड फिल्ड होगा। जिस तरह इनका जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप इंसुलेटर्स का, वो बहुत लार्ज फॉरबिडन गैप होता है, इसी तरह एब्सोल्यूट जीरो पे इनका भी फॉरबिडन गैप बहुत लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को समराइज करके मैंने जस्ट इतना लिख दिया कि एट एब्सोल्यूट जीरो दे बिहेव जस्ट लाइक इंसुलेटर्स। यस, क्लियर हुई ये चीज? हाँ जी, आगे समझ। सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स इनकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? ये वैसे चैप्टर नंबर 2 में मैं बता चुका हूँ, पहले इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी,
जी बताएं। हाँ जी बता दें। इंक्रीज होगी। देखें जरा, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड्स, क्या होते हैं कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बढ़ेंगे कम होंगे? जी जी बता दें। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड्स फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, व्हाट? इंक्रीज इज ना, इंक्रीज करेंगे ना, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज करेगी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के केस में, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अभी हमने देख लिया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते जाते हैं और वैलेंस बैंड से जम करके कंडक्शन बैंड में जाते जाते हैं। तो इसलिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है तो मुझे बताएं कि करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? दिस इंप्लाइज दैट, हाँ जी, दिस इंप्लाइज दैट करंट, इंक्रीज। yes, current increases, this implies that current increases। अब मुझे बताएं करंट कब इंक्रीज होता है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो या कम हो? कम होती। यस, तो दिस इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब मुझे बताएं कि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जी नेगेटिव। यस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। यानी टेम्परेचर के चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। तो जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। जबकि कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका हिस्सा तो नहीं है लेकिन चलें वो मैं लिख देता हूं याद दहानी के लिए। बट कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा से इसको डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज नेगेटिव। तो बट अल्फा फॉर कंडक्टर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि कंडक्टर्स के केस में हमने वहीं पर डिटेल से देख लिया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है कंडक्टर्स के केस में। अब आपको एनर्जी बैंड गैप्स की अगर नहीं समझ आ रही, मैं तीनों के एनर्जी बैंड गैप्स अलग जो है फॉरबिडन गैप्स अलग अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखें, फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स को देखें पहले। तो अगर ये मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, ये कंडक्टर्स के केस में है वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड किस तरह से होगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। तो ले जी, ये आ गया कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड, ठीक हो गया। तो जब ये है ही यस सर। ओवरलैप्ड, जब ये है ही ओवरलैप्ड तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान फॉरबिडन गैप ऑलमोस्ट जीरो है। तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से वैलेंस से जंप करके कंडक्शन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएंगे। तो ये होगा कंडक्टर्स के लिए। अगर ड्रॉ करूं इंसुलेटर्स के लिए तो वो कैसा होगा, फॉर इंसुलेटर्स। तो देखें जरा इंसुलेटर्स के केस में, इंसुलेटर्स के केस में ये कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। बहुत लार्ज फॉरबिडन गैप है इन दोनों के दरमियान में। दिस इज वैलेंस बैंड वीबी, ठीक हो गया, नजर आ रहा है ना? यस ठीक है। और ये देखें, ये इनके दरमियान एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप है इतना, ठीक होगा। दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप इंसुलेटर्स के केस में। और अगर सेमीकंडक्टर्स के केस में देखें तो वो बहुत नैरो होता है, सेमीकंडक्टर्स। तो देखें जी, ये है कंडक्शन बैंड,
और ये रहा वैलेंस बैंड। ले जी, ये आ गया वैलेंस बैंड, और एनर्जी गैप कितना सा है? सिर्फ इतना सा गैप है, फॉरबिडन गैप, बहुत स्मॉल। यस, अब क्लियर हुआ? यस, एनी यस प्रॉब्लम? सर। ओके, लेना अब इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।